Study IQ IAS. Smart aspirants number one choice. नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू देख रहे हैं आप। मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। साल 2016 25 जून का दिन था जब जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है, इस पर पामपोर से सीआरपीएफ का एक कॉन्वॉय लेथपोरा फायरिंग रेंज से अपनी जो प्रैक्टिस थी, फायरिंग क्लासिफिकेशन जो थी, उसको कंप्लीट करके श्रीनगर वापस लौट रहा था। इसी दौरान में इस कॉन्वॉय के अंदर करीबन जो 161 बटालियन का कॉन्वॉय था, 4 गाड़ियां थी, कुछ ट्रक्स थे, कुछ बसेस थी। इनमें से एक बस थी जिसमें हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान, हमारे फौजी बैठे हुए थे। ये कॉन्वॉय आगे बढ़ता है, अचानक से एक टर्न आया। उस टर्न पे स्पीड गाड़ी की कम होती है, इस बस की, बाकी पूरे कॉन्वॉय की स्पीड कम होती है। और इसी दौरान करीबन 4:30 से 4:40 के बीच की ये बात थी शाम के, जब अचानक हाईवे की तरफ से अचानक से 2 आर्म्ड आतंकवादी, बंदूकों से लैस हथियार, ग्रेनेड उनके पास में थे, अचानक आते हैं और इस कॉन्वॉय के करीब आते ही AK-47 से वो 2 आतंकवादी अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। जो पहली गाड़ी थी उसके ड्राइवर को जब गोली लगी, गोली लगने के बावजूद भी उस ड्राइवर ने अपनी गाड़ी को टर्न करके आगे बढ़ा दिया। लेकिन जो दूसरी बस थी पीछे, जिसमें 40 सीआरपीएफ के जवान बैठे हुए थे, उस ड्राइवर को जो दूसरी गोली लगती है, तो इसके बाद में वहाँ पे, क्योंकि उसके टायर पे भी गोली लगी उस बस के, और वो जो बस थी वहाँ पे रोड पे कहीं अटक के रह गई थी। इसके बाद जो अंधाधुंध फायरिंग आतंकवादियों की तरफ से क्लोज रेंज से की जा रही थी, एक्सचेंज ऑफ फायर के चलते जो जवान थे गाड़ी के अंदर, बस के अंदर, उन्होंने भी रिटेलिएट किया, फायरिंग की। लेकिन करीबन उस 10 मिनट की फायरिंग के बीच में ही 35 सीआरपीएफ के हमारे जवान जो थे वो एक्सट्रीमली सीवियरली इंजर्ड हो चुके थे, घायल हो चुके थे, और 8 जवान वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। इसके अलावा पीछे से, क्योंकि कॉन्वॉय था, तो पीछे से जो गाड़ियां थी उससे निकलकर जवानों ने हैवी फायरिंग करना शुरू किया इन आतंकवादियों के ऊपर, इनके ऊपर रिटेलिएट किया। कुछ ही देर के अंदर देखा गया कि दोनों के दोनों आतंकवादी जो थे उन्हें मार दिया गया था, खत्म कर दिया गया था बाकी जवानों के द्वारा। लेकिन यहाँ पे हमारे 8 जवान वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। इन आतंकवादियों के पास से जो असला बारूद मिला वो कुछ इस तरह से था कि 2 AK-47 मिली, 11 मैगजीन्स मिली, 174 जिंदा कारतूस मिले, पाकिस्तानी मेड ग्रेनेड्स और ड्राई फ्रूट्स, ये भी इनके पास से बरामद होता है। कुछ ही मिनटों बाद सामने खबर आई कि लश्कर तैयबा ने इस पूरे अटैक की जिम्मेदारी ली है, और इसके बाद में इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जब छानबीन करनी शुरू की, इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की, तो एक नाम को आइडेंटिफाई किया जाता है कि आखिर कौन इसके पीछे था, किसने इस पूरे अटैक को अंजाम दिया है। तो ये जो मास्टरमाइंड था, इसका नाम निकल के सामने आया अबू दुजाना। वो अबू दुजाना जिसे पोस्टर बॉय ऑफ टेरर कहा जाता था, जिसे इंटेलिजेंस एजेंसी स्लिपरी कमांडर कहा करती थी, क्योंकि वो 12 बार बचकर निकल चुका था, चकमा दे चुका था हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को। वही अबू दुजाना जिसे ऑपरेशन ऑल आउट में, जिसका नाम सबसे ऊपर डाला गया था, सबसे टॉप पर हिट लिस्ट में डाला गया था, जिसने लश्कर तैयबा के लिए ना सिर्फ आतंकी हमले कराए कश्मीर वैली में, बल्कि बैंक को भी लूटा, इसके अलावा टारगेट किलिंग्स भी कराई। आखिर इस तरह के खुगार आतंकवादी अबू दुजाना को मारा कैसे गया था, कैसे उसे खत्म किया गया, कैसे एक गर्लफ्रेंड पैटर्न को नोट करते हुए इस आतंकी को, दुजाना को, मारा गया, तो ये आज आपको डिटेल एपिसोड में समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं पूरी कहानी। अंत तक जरूर देखिएगा, अपने सर्कल में, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा, सर्कल में शेयर कीजिएगा, और इसके अलावा कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा दोस्तों। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको स्टडी IQ के सारे लिंक्स जो हैं वो मिल जाएंगे। क्लिक कीजिए, अपने अकॉर्डिंग अपना कोर्स परचेज कीजिए, और वहाँ पे जब आप VJ लाइव कोड लगाते हैं, आपकी तैयारी को आप मजबूत आसान तो बनाएंगे ही, साथ ही बहुत बड़ा डिस्काउंट भी पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं हमारे इस एपिसोड की। अबू दुजाना ये जो नाम है, ये लिंक रहा है हमेशा से कई सारे बड़े बड़े आतंकी संगठनों के बहुत टॉप जो कमांडर्स रहे हैं उनके साथ में। एक खुखार सेकंड नेम की तरह इसको देखा जाता है। चाहे आप साउथ ईस्ट एशिया में ले लीजिए, जहाँ पे जमा इस्लामिया का जो एनुल बहारी था, उसने भी अपना नाम, उस आतंकी ने भी अपना नाम अबू दुजान रखा था। ये एनुल बहारी वही था जिसने मैरियट होटल में बॉम्बिंग की, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में बॉम्बिंग की, और 2007 में सेंट्रल जावा में उसको इंडोनेशिया में पकड़ लिया गया था, अरेस्ट किया गया था। इसके अलावा यूरोप में देखिए तो यूरोप में यूसुफ बेलहाजी जो कि अपना नाम अबू दुजाना अल अफगानी, ये उसने भी अपना नाम रखा हुआ था। अलकायदा यूरोप के साथ में काम करता था, और साथ ही साथ मड्रिड 2004 में जो बॉम्बिंग हुई, ट्रेन बॉम्बिंग, उसमें भी इसका नाम सामने आया था। अगले ही साल 2005 में इसे भी पकड़ लिया गया था। इसके अलावा अफगानिस्तान पाकिस्तान कॉरिडोर में जब हम देखते हैं तो वहाँ एक आतंकी का नाम निकलकर सामने आता है, हुमाम खलील अल बलावी। ये वही था जिसने अपना नाम रखा था अबू दुजाना अल खुरासनी। अबू दुजाना अल खुरासनी ने 2009 में कैंप चैपमैन अटैक, एक डिटेल वीडियो आपके लिए किया हुआ है, CIA के कैंप चैपमैन पर अटैक किया था 2009 में। बहुत सारे CIA के जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो वहाँ पे मारे गए थे।
तो ये जो नाम है ये कई दफ़ा आतंकी संगठनों के बीच में सुनने को मिलता है दुनिया भर में। भारत में सुनने को मिला कश्मीर के अंदर। कश्मीर में ये जो अबू दुजाना था, इंटेलिजेंस डोजियर्स के मुताबिक अबू दुजाना जो था असल में वो पाकिस्तानी नेशनल था, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड गिलगिट बाल्टिस्तान का रहने वाला था। यहाँ इसका जन्म होता है और जन्म करीबन बताया जाता है 1990 के आसपास इसका जन्म हुआ। एक ऐसा एरिया था ये गिलगिट बाल्टिस्तान का जहाँ पे बहुत ही लंबे समय से जो सलाफिस्ट जो और जिहादी ग्रुप्स हैं, सलाफी जिहादी ग्रुप्स, कई सारे ऐसे नेटवर्क जो कि इस एरिया को, इसके वीरान पहाड़ों को, जंगलों को अपनाते हुए आ रहे हैं अपने रिक्रूटमेंट के लिए, अपनी ट्रेनिंग प्रोसेसेस के लिए। तो यहीं इसका जन्म होता है और बहुत ही छोटी उम्र से 17 से 18 साल की उम्र थी जब अबू दुजाना लश्कर तौयबा के साथ में कनेक्ट हो जाता है। लश्कर के मरकज़ उल दवा वल इरशाद, ये जो कैंप है आतंकी संगठन का, ये जो ट्रेनिंग कैंप है, इसमें इसने पीओके में ट्रेनिंग ली। इसके अलावा कई सारे और ट्रेनिंग सेंटर्स थे पीओके के अंदर, वहाँ भी ट्रेनिंग लेता है। एक्सप्लोसिव बनाना सीख चुका था, AK-47 कैसे चलानी है, वेपन कैसे चलाने हैं, ग्रेनेड्स कैसे चलाने हैं, एक्सप्लोसिव की हैंडलिंग कैसे की जाती है, सारी चीज़ें इसने अपनी सीखी बहुत ही छोटी कम उम्र में। और अब ये साल आ चुका था 2010 तक अपनी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद डोजियर में जो साल बताए गए हैं कब इसकी पाकिस्तान से एंट्री हुई कश्मीर में, ये साल बताया जाता है 2012 से 13 के बीच। 2012-13 के बीच में पहली बार अबू दुजाना LOC को क्रॉस करके कश्मीर में घुसपैठ करता है। पाकिस्तान की आर्मी और ISI का पूरा सपोर्ट अबू दुजाना को मिला और इसी के बाद यहाँ से जो बॉर्डर एक्शन टीम्स थी ISI की, लोकल जो गाइड्स जो पाकिस्तान के लिए काम किया करते हैं, ISI के लिए काम करते हैं, उन्होंने पूंछ सेक्टर में इसको एंट्री दिलवाई। अबू दुजाना की पूंछ में एंट्री होती है। उसके बाद कुपवाड़ा, बारामूला साइड के जो जंगल हैं, जिनमें नाम आता है हफरूड़ा के जंगल हैं, शामबरी के जंगल हैं, तो इन सारी जो फॉरेस्ट रेंजेस हैं, इनके थ्रू होते हुए ये नॉर्थ कश्मीर से साउथ कश्मीर की तरफ बढ़ना शुरू करता है। धीरे धीरे अपना नेटवर्क यहाँ इसने बनाना शुरू कर दिया। फाइनली जब साउथ कश्मीर में इसका नेटवर्क पहुंचा है तो इसने अपना मेन हब बनाया, अपना जो ऑपरेशनल बेस था वो साउथ कश्मीर को बनाया पुलवामा, कालपोरा और पामपोर। इन 3 जगहों को इसने अपना मेन एक इलाका ऐसा बना लिया था जिसमें अबू दुजाना अपने ऑपरेशंस को, सारे जो इसके आतंकी काम थे, एक्टिविटीज़ थी, इन्हें अब बढ़ाना शुरू कर देता है। भारत में एंट्री हो चुकी थी, कश्मीर में घुसपैठ कर ली। अब इसके बाद इसने अपना जो ऑपरेशन थे उनको बढ़ाना शुरू किया। साउथ कश्मीर में इस समय पर पहले से ही LET का, लश्कर तैयबा का एक इस्टेब्लिश्ड आतंकवादी था, एक इस्टेब्लिश्ड कमांडर था जिसका नाम था अब्दुल रहमान उर्फ अबू कासिम, या अबू कासिम नाम भी आपने सुना होगा। अबू कासिम जाना इसलिए जाता था क्योंकि वो हाईवे पर अटैक करना, भारत की सिक्योरिटी फोर्सेज, BSF के जो कॉन्वॉय चल रहे हैं, CRPF के कॉन्वॉय, तो उन पर ये हाईवे पर अटैक किया करता था। लॉजिस्टिकल जो मॉड्यूल्स हैं उनको हेड किया करता था लश्कर तैयबा के लिए, तो ये इसका मेन कमांडर हुआ करता था। इसी अबू कासिम के साथ अबू दुजाना ने काम करना शुरू किया, उसे एक असिस्टेंट के तौर पर ज्वाइन कर लेता है। इनिशियली जो काम दिए गए कासिम के द्वारा अबू दुजाना को वो थे कि किस तरह से फंडिंग चैनल्स जो हैं उनकी रेकी करनी है, उनको टोटली कैसे प्रॉपर प्रोसेस में रखना है, OGW नेटवर्क जो है ओवरग्राउंड वर्कर्स का कश्मीर के अंदर, साउथ कश्मीर में स्पेशली, इसे कैसे बनाना है, रिक्रूटमेंट कैसे करनी है, सेफ हाउसेस किस तरह से मैनेज करने, तो ये सारा काम रहा अबू दुजाना का जो इसने कश्मीर में आने के बाद किया। लेकिन यही वो समय रहा जब अपने एक बहुत बड़े हमले की, एक तरह से एक टेरर प्रोजेक्ट की प्लानिंग जो थी वो अबू दुजाना कर चुका था। इसने अपने इस टेरर प्रोजेक्ट के लिए लोकेशन चुनी श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे। ये एक ऐसा हाईवे था जहाँ से हमारे जवान, हमारे फौजी, BSF के, CRPF के पर्सनल जो थे, इनके आए दिन जो वाहन थे, इनकी गाड़ियाँ थी, कॉन्वॉय थे, वो निकला करते थे। यहीं से सारा जो ट्रूप मूवमेंट है वो होता था, ट्रूप रोटेशन होता था, पैरामिलिट्री सप्लाईज जो थी यहीं से जाती थी, लॉजिस्टिक्स मूव यहीं से होते थे। तो इस पूरे हाईवे को इसने अपना एक मेन टारगेट पॉइंट चुना और इसके बाद एक ही साल के अंदर अपना पहला हमला करता है भारत के ऊपर। सबसे बड़ा हमला उसको एक तरह से देखा गया था उस समय का, क्योंकि जून 2013 में, ये साल था 2013, जून का महीना था, जब श्रीनगर के हैदपुरा इलाके में आर्मी का एक कॉन्वॉय यहाँ से निकल रहा था श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर। अचानक से कुछ आतंकवादी आते हैं, एक फिदाइन स्टाइल हमला करते हैं और इस हमले में हमारे 9 आर्मी के जो जवान थे, हमारे फौजी थे, वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ 12 ऐसे और जवान थे जो कि बहुत ही सीवियरली इंजर्ड हो जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन में नाम निकलकर सामने आया अबू दुजाना का। ये पहली दफ़ा था जब इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी ये नाम सुनने को मिला कि एक नया इस तरह का एक आतंकवादी आया है जो कि अबू कासिम के साथ में काम करता है, लेकिन हमारी जवानों के कॉन्वॉय के ऊपर इसने एक जो हमला है, ये पहली दफ़ा जो हमला किया गया है एक तरह से, वो अबू दुजाना के द्वारा किया गया है। ये चीज़ें जब निकल के सामने आई, इंटेलिजेंस के रडार पर ये आ चुका था भारत के, लेकिन अबू दुजाना अभी भी उसको पकड़ा नहीं जा सकता था क्योंकि वो अंडरग्राउंड का फरार था। खैर कुछ समय तक दुजाना शांत रहता है। साल 2015 आता है
अगस्त 2015 में 5 अगस्त का दिन था। सेम इसी जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर उधमपुर के पास में बीएसएफ के जवानों का एक कॉन्वॉय यहाँ से निकल रहा था। अचानक से यहाँ 2 आतंकवादी लश्कर तैयबा के निकल कर आते हैं। एक का नाम था नवीद, दूसरे का नुमान, मोहम्मद नवीद और नुमान। इन दोनों ने अंधाधुंध फायरिंग उस कॉन्वॉय पे बीएसएफ के करनी शुरू कर दी और इस पूरी फायरिंग में हमारे कई जवान घायल तो हुए ही, 2 बीएसएफ के ऑफिसर्स थे जो कि वीरगति को प्राप्त होते हैं। ये जो हमला रहा, इसमें जो बाकी जवान थे उन्होंने रिटेलिएट फायर किया और एक जो आतंकवादी था नुमान, उसको मौके पर ही मार दिया गया था। लेकिन जो दूसरा था पाकिस्तानी मिलिटेंट, पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद नवीद, इसे पकड़ लिया गया, इसे हिरासत में लिया गया। नवीद से जब इंटेरोगेशन की गई फौज के द्वारा, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, तो सामने नाम निकल के आता है। जब नवीद से पूछा गया कि आखिर तुम्हें किसने भेजा था, तुम्हारा हैंडलर कौन है, उसने नाम बताया अबू कासिम और अबू दुजाना। और अबू दुजाना वो है जिसने प्लानिंग की, लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया और एग्जीक्यूशन, जो रिमोट कंट्रोल था वो उसी के हाथ में था। पूरा एग्जीक्यूशन ये उसी ने कराया है। ये दूसरी बार था जब अबू दुजाना का नाम एक बार फिर से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के, हमारे इंटेलिजेंस के सामने था। अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये एक्शन लिया कि पहला जो काम किया जाएगा वो रहेगा कि इन दोनों में से जो इनका टॉप लीडर है उसे एलिमिनेट करें। टॉप लीडर था, टॉप कमांडर था अबू कासिम। महज 2 महीने के अंदर इस अटैक के अक्टूबर 2015 में एक एनकाउंटर किया जाता है और अबू कासिम को यहाँ पे मार दिया गया। अब तक अबू कासिम जो था वो मेन ऑपरेशन, चीफ ऑपरेशन कमांडर था एलईटी का कश्मीर वैली में। लेकिन अब जब अबू कासिम को मारा गया तो एलईटी ने यहाँ पे अपना नया चीफ चुनने के लिए सबसे पहला नाम रखा अबू दुजाना का। अबू दुजाना अबू कासिम के मरने के बाद एलईटी का कश्मीर वैली में चीफ ऑपरेशनल कमांडर बना दिया जाता है। उसको एलईटी ने अपना कमांडर डिक्लेयर किया और इसी के साथ दुजाना अब सिक्योरिटी एजेंसीज के रडार में, उनके लिस्ट में A++ कैटेगरी आतंकवादी बन चुका था। उसके सिर पे 15 लाख का इनाम रख दिया गया था। ये साल आ चुका था 2016। लश्कर का चीफ ऑपरेशनल कमांडर बनने के बाद देखा गया कि अबू दुजाना अब पहले से और ज़्यादा खुखार और ज़्यादा खतरनाक हो चुका था। ये साल 2016 जब चल रहा था, स्टार्टिंग में ही फरवरी का महीना था। उधमपुर के हमले को अभी कुछ ही महीने बीते थे, लेकिन इसके बाद एक बार फिर से अबू दुजाना ने उसी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को अपना निशाना बनाया। इस बार होता क्या है कि फरवरी 2016 में सीआरपीएफ का एक कॉन्वॉय जम्मू से श्रीनगर की तरफ आगे बढ़ रहा था। अचानक से लश्कर के कुछ आतंकवादी आते हैं। वही पूरा सिनेरियो जो पहले भी हमेशा अबू दुजाना जिसे अपनाता था। पामपोर के पास में कुछ फिदाइन स्टाइल हमला होता है। एक फिदाइन स्टाइल हमले में अबू दुजाना के जो आतंकवादी थे उन्होंने हमारे सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पे हमला किया। ऑटोमेटिक राइफल्स, ग्रेनेड्स जो थे वो यूज़ किए गए यहाँ पे आतंकवादियों के द्वारा। और कुछ ही मिनट की उस फायरिंग में देखा ये गया कि हमारे कई ऐसे जवान थे जो कि वीरगति को प्राप्त हो चुके थे, कई घायल हो गए थे। बाकी जो बचे हुए जवान थे जो कि और पूरे कॉन्वॉय में शामिल थे, वो यहाँ से निकलते हैं इस साइड से जहाँ पे लगातार फायरिंग चल रही थी आतंकियों के द्वारा, अपनी पोजीशंस लेते हैं और पास में उन्होंने पोजीशन अपनी ली एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में। ईडीआई का एक कॉम्प्लेक्स था, एक बिल्डिंग थी। इस बिल्डिंग में जाके ये सारे के सारे जवान अंदर चले जाते हैं। आतंकवादियों ने, क्योंकि ये आए ही थे लगातार सबको ख़त्म करने के लिए, मारने के लिए, हमला करने के लिए, ये आतंकवादी भी जवानों के पीछे ईडीआई की उस बिल्डिंग में, उस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं, अंदर घुसते हैं। खतरनाक बात ये थी कि उस बिल्डिंग के अंदर उस समय 120 एम्प्लॉयज़ थे, ट्रेनीज थे जो कि अपना काम कर रहे थे। अब यहाँ पे सिविलियंस की लाइफ को खतरा था। ये देखते हुए आर्मी और सीआरपीएफ की जो बाकी टुकड़ियाँ थी वो भी यहाँ पे पहुँचती हैं बैकअप सपोर्ट देने के लिए। अंधाधुंध फायरिंग लगातार इस बीच में उन आतंकवादियों के और जो बाकी कॉन्वॉय में जवान थे उनके बीच में चलती रही। लेकिन जब बाकी टुकड़ियाँ पहुँच गई तो इसके बाद सेफली इवैक्यूएट कर लिया गया सारे सिविलियंस को, उन्हें 120 एम्प्लॉयज़ को। लेकिन अब ये बिल्डिंग जो थी वो एक वॉर जोन बन चुकी थी, एक मिनी वॉर जोन की तरह अभी ऑपरेट कर रही थी। करीबन 56 घंटे तक, 56 आवर्स तक आप सोचिए ये एनकाउंटर चला है इन आतंकवादियों के और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में। 56 घंटे के एनकाउंटर के बाद में फाइनली उन 3 लश्कर के आतंकवादियों को मार दिया गया था। लेकिन हमारे 3 एलीट फोर्सेस के एलीट कमांडोज, 3 ऐसे कमांडोज थे जो कि वीरगति को प्राप्त हुए और कुछ सीआरपीएफ के पर्सनल भी थे जिनको वीरगति प्राप्त हुई। फाइनल जब इन्वेस्टिगेशन हुई इस पूरे अटैक की, इस पामपुर अटैक की, तो सामने मास्टरमाइंड का एक बार फिर वही नाम निकल के सामने आता है कि ये और कोई नहीं, अबू दुजाना था। साल 2016 के इस अटैक के बाद में दुजाना टॉप प्रायोरिटी पर हिट लिस्ट पे आ चुका था एजेंसीज की, सिक्योरिटी फोर्सेस की। लेकिन अभी भी वो फरार था, अंडरग्राउंड था। उसको पकड़ने की लगातार प्रयास चल रहे थे, कोशिश चल रही थी। इस बीच में दुजाना ना सिर्फ ये जो हाईवे पर अटैक्स होते थे हमारे जवानों पर, ना सिर्फ वो ये कर रहा था लश्कर तैयबा के लिए, बल्कि इस समय पर वो कश्मीर में, साउथ कश्मीर में
टारगेट पॉलिटिकल किलिंग्स भी कराया था, टारगेट किलिंग्स कराता था। जैसे कि पीडीपी के जो पुलवामा के प्रेसिडेंट थे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अब्दुल गनी डार, उनका असैसिनेशन जो कराया गया वो भी अबू दुजाना ने कराया। इसके साथ ही साथ वो बैंक रॉबरीज किया करता था। उसका एक साथी था आरिफ लारी नेलहारी आरिफ लेलारी जो था, आरिफ अहमद डार उसका पूरा नाम था। इसके साथ मिलकर अबू दुजाना ने एक तरह का टेरर कम फंड रेजिंग जो एक प्रोग्राम था, एक मिशन था, वो ऑपरेट करना शुरू किया। ये लोग क्या किया करते थे कि जम्मू कश्मीर में जो भी बैंक्स थे इनके इस पूरे ऑपरेशन हब में जो आते थे, पामपोर में, काकपुरा में, यहाँ पे इन बैंक में डकैती डाला करते थे। और इसके बाद वहाँ पे भी कई लोगों को इन्होंने मारा, डकैती डाली, कई जो पैसा था उसको लेकर टेरर के अपने काम में, टेरर फंडिंग में उसको इस्तेमाल किया करते। तो ये जो पूरा क्राइम नेटवर्क था ये भी अबू दुजाना ही था, जो कि आरिफ लहलारी के साथ मिलकर एलईटी के लिए संभालता रहा। ये सारी चीज़ें चलती हैं। इस बीच अबू दुजाना एक और काम कर रहा था, वो रिक्रूटमेंट करता था लश्कर तैयबा के लिए साउथ कश्मीर के लड़कों की, उन्हें ब्रेन वॉश करना, उन्हें इंस्पायर करना, गन उठाने के लिए लोकल यूथ को भड़काना, भड़काऊ भाषणबाजी करना। इसके अलावा अपने भय को, अपने डर को फैलाने के लिए वो जो भी इन्फॉर्मर जिसके ऊपर उसे सस्पेक्ट, वो उसको शक होता था, वो उसे मार देता था। एक ऐसा इंसिडेंट सामने आया कि उसने अपने खुद के एक बहुत ही करीबी एड, यूसुफ डार जिसका नाम था, उसके ऊपर उसे शक हुआ दुजाना को कि ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए काम कर रहा है। उसने अपने खुद के एक करीबी को, यूसुफ डार को, बहुत ही बुरी तरह यहाँ पे बेरहमी से मार दिया था। तो इस तरह वो अपना डर भी लगातार लोगों के पीछे फैला रहा था। इस बीच कई ऐसी चीज़ें होती थी जहाँ पे दुजाना का पब्लिक प्रेजेंस भी सामने आया। एक लोकल मिलिटेंट था लश्कर का, इसको बताते हैं कि काकपुरा में उसकी फ्यूनरल हुई। उसके जनाजे में यहाँ पे मास्क लगाए हुए भीड़ के बीच में अबू दुजाना भीड़ को एकदम मिक्स होते हुए उसमें यहाँ पे पहुँच जाता है। आसपास के जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, जो लोकल यूथ था, उनको यहाँ भी भड़काना शुरू करता है। सिक्योरिटी फोर्सेज जब वहाँ पे पहुंची उसके पहले वहाँ से निकल गया था। ये जो साल था 2016, आप सभी जानते हैं सेंसिटिव था बहुत ज़्यादा कश्मीर के लिए, क्योंकि बुरहान वानी जो था, बुरहान वानी का एनकाउंटर भी इसी साल में किया गया। और बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद जो उसका जनाजा था, ट्राल में जब उसका जनाजा निकला है, तब यहाँ पे भी खबरें ऐसी सामने आई एजेंसीज के पास में कि कुछ जो मास्क मिलिटेंट्स आए थे, जो मास्क आतंकवादी आए थे, अपना पूरा चेहरा ढक के, और यहाँ पे बंदूकें उनके पास में थी, असला था उनके साथ, कई लोग चल रहे थे, उनके बीच में अबू दुजाना भी यहाँ पे पहुंचा था। उसने भी भड़काऊ भाषणबाजी की थी, रेडिकलाइज करने की कोशिश की थी यूथ को, और सिचुएशन जो खराब हुई थी बुरहान वानी की मौत के, उसके एनकाउंटर के बाद में, उसके बाद खराब करने में इसका बहुत बड़ा रोल था। ये सारी चीज़ें चलती हैं। अब इस समय तक अबू दुजाना के ऊपर नाम आता था बुरहान वानी का, कश्मीर वैली के अंदर के एक पोस्टर बॉय ऑफ मिलिटेंसी है। लेकिन बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद दुजाना का नाम इस तरह से लिया जाने लगा कि अब उसे टेरर का पोस्टर बॉय कहा जाने लगा था, पोस्टर बॉय ऑफ टेरर, ये नाम से उसको बुलाने लगे थे लोग। कई सारे ऐसे लोग थे जो कि अब बुरहान के बदले अबू दुजाना से इंस्पायर हुआ करते थे, और ये करता भी इसी तरह की चीज़ें था जैसे कि बुरहान ने की थी। सोशल मीडिया का यूज़ किया करता था लोगों को रिक्रूट करने के लिए, ब्रेन वॉश करने के लिए। साथ ही साथ ये भी चीज़ें सामने आती हैं कि उसके कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स थे जहाँ पे वो स्टोन पेल्टिंग के लिए क्राउड को, जो लड़के उसके साथ में जुड़ते थे, उन्हें इकट्ठा किया करता था। कहीं भी अगर कॉर्डन किया है, कॉर्डन साइट्स हैं जहाँ पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज की टीम पहुंची है, किसी आतंकवादी की या किसी मिलिटेंट के बारे में पता चला है, तो जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ पे पहुंची हैं तो ये व्हाट्सएप ग्रुप से मैसेज शेयर किया करता है, जिससे कि सारे के सारे जो लोग थे, जो पत्थरबाज थे, वो वहाँ पहुँच जाया करते थे। इन सब के पीछे भी अबू दुजाना का नाम सामने आता है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने यही सारी चीज़ें देखते हुए 12 जो सबसे वांटेड आतंकवादी थे उनकी हिट लिस्ट बनाई, उसमें सबसे ऊपर नाम डाला अबू दुजाना का। इसे पकड़ने की लगातार कोशिश चल रही थी, लेकिन एक बिगेस्ट हेडेक की तरह इसलिए बना हुआ था, एक बड़ा सिरदर्द इसलिए था सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि ये 3 इसके ऐसे मेजर टैक्टिक्स थे जिनका हमेशा यूज़ किया करता था। पहला बताया जाता है फिजिकल डिस्गाइज। दुजाना कभी भी अलग अलग तरीके से देखा जा सकता था। कभी वो एक झुर्रियों वाले एक बूढ़े आदमी की तरह बनकर, फेरन पहनकर, टोपी पहनकर मार्केट में निकल जाता था, जहाँ पे धीरे धीरे चलते हुए बुजुर्ग व्यक्ति की तरह वो खुद को दिखाता, जिससे कि कभी भी उसको रडार पे नहीं आता था, नज़र नहीं पड़ती थी उसके ऊपर। कभी देखा जाता था कि पूरी तरह से क्लीन शेव होकर, टी शर्ट पहनकर, जीन्स पहनकर एक कॉलेज स्टूडेंट की तरह अपने आप को दिखाता था। तो यहाँ भी वो चकमा देता था इस तरह से भी। कभी उसको देखा जाता था कि बहुत बड़े लंबे बाल कर लिए हैं, लंबी दाढ़ी रख ली है, और फेरन पहनकर अगर कहीं घूम रहा है तो गांव वालों तक को पता नहीं चलता था कि आखिर ये कौन है, ये कौन मेहमान है जो इनके आके ठहरा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ में, एक वो आइडेंटिटी चेंज करने में बहुत ज़्यादा माहिर था। तो एक तो फिजिकल डिस्गाइज था, इसकी वजह से वो हमेशा बचता रहा। दूसरा था स्ट्रिक्ट इलेक्ट्रॉनिक साइलेंस। 2014 के बाद से ही, जब उसने अपनी आतंकवादी गतिविधियां शुरू की हैं, पहला अटैक जब किया है, इसके बाद से ही दुजाना ने मोबाइल फोन्स का यूज़ करना एकदम ज़ीरो कर दिया था, ख़त्म कर दिया था।
इसकी कम्युनिकेशन के लिए डिपेंड था उन OGWs पे जो कि ISI के लिए, लश्कर तैयबा के लिए काम किया करते हैं, आतंकियों के लिए काम करते हैं। वो OGW फिजिकल कोरियर्स की तरह इसकी बात यहाँ से वहाँ पहुँचाया करते थे, ह्यूमन मैसेंजर्स का यूज़ किया करता था अपनी बातें पहुँचाने के लिए। तो इस वजह से इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए जो टेक्निकल सर्विलांस था, टेक्निकल इंटेलिजेंस थी, वो पूरी तरह से उसमें एक तरह से ब्लाइंड हो चुके थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आता था कि आखिर इसको ट्रैक कैसे किया जाए टेक्निकली। तीसरा इसका सबसे बड़ा हथियार था, जो इसकी टेक्टिक थी, वो थी सिविलियन शील्डिंग। जो आसपास के लोग हैं, जो क्राउड है, उनको वेपनाइज कैसे किया जाए। कई दफ़ा ये देखा गया कि लगातार जब जब दुजाना की खबर मिली, सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ पहुँची, तो अचानक से जिस भी गांव में ये छुपा हुआ है, जिस भी इलाके में ये छुपा है, वहाँ पे जो OGWs थे वो लोकल मस्जिदों से अनाउंसमेंट करा दिया करते थे कि सभी लोग यहाँ पे इस इलाके में पहुँच जाएं, इस घर के आसपास पहुँच जाएं। और वहाँ पे जितनी भीड़ जमा हो जाती थी, सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ पे तैनात थी, मौजूद होती थी। तो अब सिक्योरिटी फोर्सेज क्योंकि भीड़ के ऊपर हमला नहीं कर सकती, तो उन्हें टीयर गैस के गोले जो थे वो छोड़ने पड़ते थे कभी, और उसी स्मोक के चलते, उसी धुएं में, उसी भीड़ में मिक्स होते हुए दुजाना एस्केप कर देता था, वहाँ से निकल जाता था। इस तरह इन सारी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ एक दो बार बल्कि 12 बार, जो सिक्योरिटी फाइल्स में मौजूद है, दस्तावेजों में रिपोर्ट है, 12 बार करीबन उसने चकमा दिया है हमारी एजेंसीज को, सिक्योरिटी फोर्सेज को। और यहीं पे सिक्योरिटी फाइल्स में कई बार उसको स्लिपरी कमांडर के तौर पर बुलाया जाने लगा था। अब एक तरफ ये सारी टैक्टिक्स थी दुजाना की, लेकिन दूसरी तरफ उसकी एक वीकनेस थी। उसकी वीकनेस थी वीकनेस फॉर वुमेन, महिलाओं के प्रति उसका एक रुझान, एक उसका मिलना जुलना। लगातार देखा गया कि वो कई फ्रिक्वेंट विजिट करता था। लोकल कुछ लड़कियां थीं जम्मू कश्मीर में, साउथ कश्मीर के अंदर स्पेसिफिकली, उनसे मिलने के लिए वो सीक्रेट विजिट जो थी वो करता था। कई दफ़ा यहाँ आता, उन घरों में रुकता था और उसके बाद में कहीं अंडरग्राउंड हो जाता, निकल जाता था। तो ये जो पैटर्न था वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की नज़र में एक पैटर्न की तरह, एक लव एंगल की तरह इसको देखा जाने लगा। इस एंगल को अब ब्रेकी भी इसकी की जाने लगी, सर्विलांस पे रखा जाने लगा। इसी दौरान में एक टिप मिली एक बार कि एक लड़की है, उससे मिलने के लिए दुजाना आया हुआ है और एक कार है जिसमें ये भी मौजूद है। जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ पहुँचती हैं तो दुजाना तो खैर यहाँ से निकल गया था, भाग गया था, उसको कहीं से कुछ खबर मिली और वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन जो कार थी वो वहाँ मौजूद थी। उस कार में दुजाना का एक आईफोन मिलता है, iPhone 7 था। iPhone 7 जो वो यूज़ किया करता था। उस आईफोन की एनालिसिस में पता चला कि दुजाना जो है, उसने अपना फ़ोन जो था वो यूज़ करना बंद किया था 2014 के बाद से, लेकिन हाल ही में क्योंकि अब वो लगातार लड़कियों से बातचीत करता था साउथ कश्मीर में, उन सब के लिए उसने एक ये जो फ़ोन था iPhone 7 ये रखा हुआ था। उस iPhone 7 के एनालिसिस के बाद में सामने आया कि दुजाना की रोज़ रेगुलर जो है वो बातचीत होती है पाकिस्तान बेस्ड जिसके कमांडर्स, जिसमें सैयद सलाउद्दीन जो हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप जो चीफ है, उसके साथ में इसकी बातचीत थी। साथ ही साथ एक लोकल महिला थी जिसके साथ रोज़ इसकी बातचीत होती है। अब यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस महिला के ऊपर रैकी करनी शुरू की, उसको सर्विलांस में रखना शुरू किया। यहाँ तक कि ये बात पब्लिकली भी बता दी गई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस जो चीफ थे उस समय, मुनीर खान, उन्होंने इस बात का जिक्र एक स्टेटमेंट में भी किया था, जब उन्होंने कहा था कि दुजाना इस समय मिलिटेंट और मिलिटेंसी के जो काम है उनसे ज़्यादा अय्याशी में इन्वॉल्व है। ये स्टेटमेंट सामने निकल कर आया था। इसकी वजह से लश्कर के जो हैंडलर्स थे, ये भी सामने रिपोर्ट आई कि वो भी इससे खुश नहीं थे। अब 2016-17 आते आते लश्कर तैयबा जो था वो भी इससे खुश नहीं था। इसका चीफ ऑपरेशनल कमांडर हुआ करता दुजाना, लेकिन अब लश्कर तैयबा ने इसी मोमेंट पर जब उन्होंने देखा कि ये अपने जो इसको एक काम दिया था उससे भटक रहा है, तो कहीं ना कहीं यही वो पॉइंट था जब अबू इस्माइल, एक और आतंकवादी जो था, उसे लश्कर का साउथ कश्मीर का चीफ ऑपरेशनल कमांडर बना दिया जाता है दुजाना को हटा के। दुजाना अब यहाँ से लश्कर के लिए काम नहीं कर रहा था। आप सोचिए कि ये रिफ्ट जो आया है वो दोनों तरफ से आया। आतंकवादियों के बीच में इस समय ये जो पूरी एक टसल थी वो कश्मीर में देखी गई, लगातार चल रही थी। एक तरफ था LET जो कि अपना ऑफिशियल नैरेटिव ये दिखाता था कि वो बताता था कि पाकिस्तान सेंट्रिक जिहाद वो कर रहा है, कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलाना चाहता है। दूसरी तरफ था इस समय पर ही हिजबुल मुजाहिदीन का एक और कमांडर, जाकिर मूसा। जाकिर मूसा के बारे में डिटेल आपको एपिसोड किया है। जाकिर मूसा पहले हिजबुल का कमांडर था, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे उसने भी हट के हिजबुल से अलकायदा का एक अंसार गजवतुल हिंद नाम का एक ये आतंकी संगठन था, जिसको अलकायदा अब यहाँ पे एंटर कर रहा था कश्मीर में, और ये चाहता था कि कश्मीर पूरी तरह से, ना पाकिस्तान ना भारत, ये पूरी तरह से इस्लामिक एक कैलिफेट बनाना चाहता था कश्मीर को। तो अंसार गजवतुल हिंद के और जाकिर मूसा के साथ में यहाँ पे जो दुजाना था, ये यहाँ इनके साथ में काम करने लगता है। अब लश्कर से हटा, अंसार गजवतुल हिंद के साथ में काम करने लगा। और इसी के बाद में एक रिकॉर्डिंग सामने आई उस ऑडियो मैसेज में, जिसके मुताबिक ये बताया गया कि अबू दुजाना और जाकिर मूसा बहुत ही क्लोज आ चुके हैं, क्लोजली एक साथ अंसार के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि अब अलकायदा के लिए काम करने लगा था।
दुजाना ना सिर्फ अकेले ये काम कर रहा था, बल्कि उसने अपने क्लोज एसोसिएट आरिफ लैलारी को भी साथ में ले लिया था। वही आरिफ लैलारी जिसके साथ मिलकर ये बैंक रॉबरीज किया करता था। तो यहाँ पे आरिफ लैलारी और दुजाना इन दोनों ने अंसार को ज्वाइन किया। बीच में इनका एक जो ऑडियो क्लिप था वो भी वायरल हुआ। उस ऑडियो क्लिप में आरिफ और दुजाना को बात करते हुए सुना जा सकता है कि ये अपने सपोर्टर्स को ये कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं उनसे कि अगर कभी इनका एनकाउंटर होता है, इनकी जो लाशें होंगी उस एनकाउंटर के बाद, उसे पाकिस्तानी फ्लैग उसके ऊपर ना लगाएं, उसके ऊपर तौहीद का झंडा लगाएं, शहादत का जो झंडा है, इस्लामिक फ्लैग है, वो यहाँ पे लगाया जाए। तो इस तरह से यहाँ पे इनका एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट जो है वो पूरी तरह से सिक्योरिटी एजेंसीज भी चुपचाप इन चीज़ों को देख रही थी और इनको महसूस कर रही थी, इनको रजिस्टर कर रही थी कि यहाँ कहीं ना कहीं आतंकवादियों के बीच में भी एक बड़ी टसल जो है वो चल रही है। खैर, ये समय निकलते निकलते अगला साल आया 2017। मई 2017 में भारतीय सेना, इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया। इसमें टॉप आतंकवादी जो थे, जो मिलिटेंट कमांडर्स थे, बुरहान वानी के बाद के जितने उसके ग्रुप के लोग रहे थे 11 में से, वो उनके नाम थे इसमें। लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, इनके जितने आतंकवादी थे, ऑपरेटिव्स थे, इनके भी नाम थे इस पूरी हिट लिस्ट में। लेकिन सबसे ऊपर इसमें टारगेट गोल पर रखा गया नाम अबू दुजाना का। तो अब दुजाना पूरी तरह से, क्योंकि अब हमारे पास में उसकी इनपुट्स भी थे, खुफिया जानकारियाँ भी थी, उसका एक पैटर्न था कि वो एक लड़की से मिलने के लिए आता है। हालांकि जो टेक्निकल सर्वेलेंस था वो काफ़ी ज़्यादा कम था, क्योंकि अब वो जो फ़ोन था उसने दोबारा यूज़ करना बंद कर दिया था, लिमिटेड हो गया था उसका फ़ोन यूज़ करना, टेक्निकल सर्वेलेंस लिमिटेड हो गया था। लेकिन जो पुराने उसके डिवाइसेस मिले, इन्फॉर्मर्स थे, जो लोकल ह्यूमन इंट था, हमारा ह्यूमन सोर्सेज थे, उन सबसे बातचीत करके एक पैटर्न धीरे धीरे सिक्योरिटी एजेंसीज के सामने उभरना शुरू हुआ कि ये जो लोकल एक लड़की थी जिसका एक सुराग जो था वो हमें उस फ़ोन में ही मिला था, इसके iPhone 7 में। यहाँ दुजाना कई बार डिस्गाइज में भेस बदल कर इस लड़की से मिलने के लिए क्राउड में मिक्स होता हुआ, भीड़ में मिक्स होता हुआ यहाँ इससे मिलने के लिए इसके घर पे पहुँचता है। इस लड़की के बारे में जब पता लगाना शुरू किया गया था तो पता ये चला था कि ये जो लड़की है वो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के आखरीपुरा इलाके में रहती है। इसके घर का पता लगाया गया। करीबन 2 महीने लगे इस पूरे सर्विलांस में, जब प्रॉपरली एक फाइनल मोमेंट सामने आता है कि कब अबू दुजाना इससे मिलने आने वाला है। 2 महीने के बाद फाइनली जुलाई के एंड में, आप सोचिए 2017 का साल चल रहा है, जुलाई के एंड में एक प्रिसाइज ह्यूमन इंटेलिजेंस मिलती है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को। बताया ये गया था कि 31 जुलाई का दिन होगा 2017, 31 जुलाई, जब रात को हाकरीपुरा के इस घर में उस लड़की के जहाँ माँ बाप रहते हैं, वो लड़की रहती है, उससे मिलने के लिए अबू दुजाना इस रात यहाँ पे आने वाला है। जैसे ही ये इंटेल मिली, इसके बाद ही हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की एजेंसीज की हमारी सारी टीम जो थी, मल्टी एजेंसी टीम, वो तैयार थी। 31 जुलाई की रात आखरीपुरा गांव के आसपास पूरे एरिया को कॉर्डन किया जाता है, कॉर्डन ऑफ किया जाता है। यहाँ पे करीबन 3 से 4 बजे रात के सारी टीम्स यहाँ पे पहुँच चुकी थी। आउटर रिंग जो थी वो सीआरपीएफ ने बना ली थी, जिससे कि कोई एस्केप का रूट ना रहे। इसके अलावा जो इनर कॉर्डन था वो आर्मी ने किया था, इंडियन आर्मी ने, और एसओजी जो थी, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, उन्होंने इस घर का घेराव किया था। यहाँ पूरी तरह से इस घर को अब पैक कर दिया गया था, जिससे कि दुजाना कहीं भाग ना निकले। आधी रात में ये कंफर्म हो चुका था इस समय तक कि दुजाना जो है वो इस घर के अंदर ही मौजूद है। ये कंफर्म करना बहुत ज़रूरी होता है जब भी ऑपरेशन को स्टार्ट करना उसके पहले। तो कंफर्म ये हो चुका था कि दुजाना इस घर में है। सबसे पहला काम हमारे जवानों के द्वारा किया गया कि इस घर में उस लड़की को बाहर निकालना, उसके पेरेंट्स को सेफली बाहर निकालना। तो यहाँ पे इसके लिए कई लोगों की, आसपास के लोगों की मदद ली जाती है। कई सिक्योरिटी फोर्सेस के हमारे जो पर्सनल थे वो भी यहाँ पे सामने आए। उन्होंने इन सब लोगों को घर से बाहर निकाला, फैमिली मेम्बर्स को, इन्हें एक सेफ जगह पर ले गए और वहाँ पे ले जाने के बाद इनसे रिक्वेस्ट कराई, इन फैमिली मेम्बर्स से उस लड़की के, कि ये रिक्वेस्ट करें अबू दुजाना से कि ये सरेंडर कर दे, बाहर आ जाए। लेकिन सामने से जो जवाब था, जब ये पूरा प्रोसेस हुआ, तो दुजाना की तरफ से अंदर से जो रिप्लाई था वो था कि बिल्कुल सरेंडर नहीं किया जाएगा। प्रेशर वो ना फैमिली का लेना चाह रहा था, ना ही सिक्योरिटी फोर्सेस का, ना ही सिक्योरिटी फोर्सेस के एश्योरेंस पे वो कुछ काम कर रहा था आगे। सुबह हो चुकी थी, दुजाना घर में था, उसके साथ में और कितने आतंकवादी थे ये अभी सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं पता था, लेकिन फैमिली बाहर आ चुकी थी। सुबह हुई और सुबह होने के बाद पहले उजाले में जो कॉर्डन पूरा किया गया था, जहाँ पे हमारे उसी जो जॉइंट टीम थी उसके एक ऑफिसर ने एक लोकल बंदे को लेकर उसके फ़ोन से दुजाना को अंदर संपर्क कराया। उस शख्स को अंदर भेजा जाता है, दुजाना से उसने बात कराई, आर्मी के जवान की, हमारी इन ऑफिसर की, और करीबन वो 9 मिनट का ऑडियो है जो कि सोशल मीडिया पर भी आप सभी उसको सुन सकते हैं। और उस 9 मिनट के कन्वर्सेशन में दुजाना ने एक लाइन कही, कभी हम आगे आप पीछे और कभी आप आगे हम पीछे, आज आपने पकड़ लिया है, मुबारक हो आपको।
ये जो लाइन थी उसे बहुत बार मनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने उससे बातचीत की, कहा कि सरेंडर कर दो, अपने माँ बाप के बारे में सोचो, सरेंडर कर दोगे तो तुम्हें मारा नहीं जाएगा, तुम्हें प्रॉपरली जो प्रोसीडिंग है वो आगे की जाएगी। लेकिन दुजाना मानने को राज़ी नहीं था। फाइनली जब ये 9 मिनट का फ़ोन कॉल कट हुआ, इसके कट होते ही हाकरीपुरा के उस घर के अंदर से दुजाना की तरफ से हैवी फायरिंग सुनाई दी। उसने हैवी फायरिंग कर दी थी, ग्रेनेड्स फेंकने शुरू कर दिए थे और इसी के रिटेलिएशन में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से घेराव करके रखा था इस घर का, चारों तरफ से जब यहाँ पे फायरिंग की जाती है, घर क्योंकि आइसोलेटेड लोकेशन पे था, तो यूबीजीएल जो लॉन्चर्स हैं, जो एक्सप्लोसिव्स हैं, वो भी यहाँ पे घर के ऊपर दागे गए और घर का एक हिस्सा जो था पूरी तरह से उड़ गया था। फाइनली फायरिंग यूबीजीएल लॉन्चर्स, जब ये अटैक थे, ये पूरी तरह से रुकता है, तो जब ये धुआं पूरा छटा, सिक्योरिटी फोर्सेज की टीम अंदर गई, तो वहाँ उन्हें 2 लाशें मिलती हैं। एक लाश थी आरिफ ललहारी की, वही आरिफ ललहारी जो कि दुजाना के साथ में रहता था, और दूसरी लाश थी साउथ कश्मीर के एलईटी के उस चीफ ऑपरेशन कमांडर की, जिसने कई अटैक किए, जिसके ऊपर 12 लाख का इनाम रखा गया था, जिसको टॉप हिट लिस्ट में डाला गया था, अबू दुजाना। अबू दुजाना यहाँ पे मारा जा चुका था। उस सुबह जैसे ही ये खबर जो थी कि हाकरीपुरा के घर में अबू दुजाना को मार दिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, जैसे ये फैलनी शुरू होती है, धीरे धीरे करके एक आदमी से दूसरे आदमी तक ये खबर जब फैली, तो यहाँ पे देखा गया है कि कुछ ही देर में वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान थे उनके ऊपर स्टोन पेल्टिंग, पत्थरबाजी शुरू कर देती है, और इसी सब के चलते सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने प्रॉपरली इस सिचुएशन को हैंडल किया। यहाँ से अबू दुजाना की बॉडी को, लहलारी के बॉडी को यहाँ पे निकाला, अपने साथ में ले जाते हैं। ये जो प्रोटेस्ट थे, अब ये थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ये प्रोटेस्ट जो थे पूरे साउथ कश्मीर में फैले, ना सिर्फ साउथ कश्मीर बल्कि सेंट्रल कश्मीर में फैले। पुलवामा, शोपियान, श्रीनगर तक ये प्रोटेस्ट चले अबू दुजाना के मारे जाने पर, उसके एनकाउंटर पर। कर्फ्यू जैसी सिचुएशन हो गई, कर्फ्यू जैसी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, इंटरनेट बैन किया गया, एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो थे उनको 2 दिन के लिए बंद रखा गया। आप सोचिए कि एक आतंकवादी के मरने पर क्यों आखिर लोग जो हैं वो इस तरह से बिहेव करते हैं, बर्ताव करते हैं। तो खैर यहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन इस एनकाउंटर के बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस ने, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक इंटरेस्टिंग डिप्लोमेटिक और साइकोलॉजिकल एक मूव किया। ये मूव इस तरह से था कि अब क्योंकि इन दोनों की जो बॉडीज़ थी, देखिए आरिफ ललहारी की बॉडी, क्योंकि वो कश्मीर का ही था, तो काकापुरा एरिया का रहने वाला था, तो उसकी बॉडी जो थी उसके घर वालों को दे दी गई थी, उसकी फैमिली को हैंड ओवर कर दी गई। लेकिन यहाँ बात थी अबू दुजाना की। दुजाना कश्मीर का नहीं था। दुजाना कौन था? गिलगित बाल्टिस्तान का रहने वाला था, पाकिस्तानी नेशनल था। दुजाना की जो बॉडी थी, इसके लिए बाकायदा पाकिस्तान हाई कमीशन को एक लेटर लिखा गया और कहा गया कि आप, ये जो आपका पाकिस्तानी नेशनल है, ये यहाँ पे आया था आतंक फैलाने, से मार दिया गया, हमारे द्वारा ख़त्म कर दिया गया, कृपया इसकी बॉडी जो है इसको ले जाएं। लेकिन यहाँ पे एज यूजुअल वही बात थी कि ना ही पाकिस्तान कभी मानता है कि आतंकवाद को स्पॉन्सर करता है, और इन सारे आतंकवादियों को बड़े बड़े सपने दिखाकर अंत में इन्हें छोड़ देता है। यही यहाँ पे अबू दुजाना के साथ में हुआ। पाकिस्तान हाई कमीशन की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया। फाइनली दुजाना की बॉडी को श्रीनगर से बहुत दूर, नॉर्थ कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में एक रिमोट हिल साइड एरिया में, पहाड़ी पर, वहाँ जाके दफना दिया जाता है। दुजाना के मरने पर ये देखा गया कि लश्कर तैयबा के लिए उसने कई सारे आतंकी हमले किए, लेकिन लश्कर ने उसके लिए कोई भी जो ट्रिब्यूट थी, या एक जो ये हर आतंकवादी के मरने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, स्पोक्स पर्सन सामने आकर उसके बारे में कई बातें कहता है, अच्छी बातें कहता है, लश्कर ने ये सब नहीं किया, क्योंकि अंतिम समय तक आते आते दुजाना लश्कर के लिए काम ही नहीं कर रहा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो अंसार गज़वतुल हिंद का जाकिर मूसा था, जाकिर मूसा ने सामने आके एक ऑडियो मैसेज में ये क्लेम किया था कि दुजाना और आरिफ ललहारी जो थे, उन दोनों ने ही फर्स्ट मार्टायर्स हैं इसके पूरे मूवमेंट के, यानी अंसार के। ये पहले ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो इनके लिए शहीद हुए। तो ये जो सारी चीज़ें थी, आतंकवादियों के बीच में भी एक टसल चलता, और ये बहुत बखूबी देखा गया अबू दुजाना के पूरे केस के अंदर। ये आज का पूरा डिटेल एपिसोड था कि कैसे इस खुखार खतरनाक आतंकवादी को, जो ना सिर्फ आतंकी हमले कर रहा था, बैंक भी लूट रहा था, टारगेट किलिंग्स करा रहा था, रिक्रूटमेंट करता था, सेफ हाउसेज मैनेज करता था, शक होने पर अपने क्लोज एड को भी मार देता था, इस तरह के अबू दुजाना को किस तरह ख़त्म किया गया। तो दोस्तों, इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने सोशल सर्कल में, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। अब अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। Study IQ IAS, making India smarter and better.